हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जब भी हम इस देश की बात करते हैं तो इस देश के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। उन परेशानियों में आप जब आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे तो जो टॉप मोस्ट 5 प्रॉब्लम्स हैं, इशूज़ हैं, उनमें पहले या दूसरे नंबर पर हमको देखने को मिल जाता है करप्शन, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार ने इस देश को पीछे ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। और भारत जो इतना महान देश है, अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, अपने ज्ञान और इन सब के लिए जाना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में इसको जकड़ा हुआ है भ्रष्टाचार ने। और आप इसकी लिमिट देखिए, आप इसका जो सीमा है आप उसको देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जज हैं, वो 2 जज भी इस पर एक राय नहीं हो पाए और इस पर फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ पाया। अब फाइनल वर्डिक्ट कैसे आएगा उसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है, इसको समझते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है, अगर आपको लग रहा है कहीं करप्शन हो रहा है या आप कहीं करप्शन के हिस्सेदार बन रहे हैं तो उसको रोकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शुरुआत हमसे ही करनी पड़ेगी। जब हम शुरुआत करेंगे तब जाकर धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ेगा। एक से हम धीरे धीरे बहुत सारे यहाँ पर होते चले जाएंगे। क्या है, इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। पहले आप खबर को देख लीजिए। खबर आपको क्या बताती है, क्या है। एंटी करप्शन एक्ट की धारा 17A, जो हमारा एंटी करप्शन एक्ट है उसकी धारा 17A, जिस पर बट गए SC के जज, कब और क्यों जोड़ा गया, इस सारी बातों को समझेंगे। आप उससे पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा और इंस्टाग्राम चैनल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, चैट कर सकते हैं। और साथ में ये हमारे कोर्सेज पर अभी 50% ऑफ चल रहा है। आप इस 50% ऑफ का लाभ उठा सकते हैं वाई यूजिंग GRS लाइव कोड। आप इस लाइव कोड को यूज करेंगे तो आपको 50% यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा। ठीक है भाई, देखो अब सवाल यहाँ ये है कि सर ये मुद्दा क्या है, आप ये बता दीजिए। भारत सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 बनाया, 1988 बनाया, और इस 1988 में प्रावधान किए गए कि जो करप्शन है, इस करप्शन को या जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को हमको समाप्त करना है। और जो भी व्यक्ति इसमें अपराधी होंगे, दोषी होंगे, उनके लिए सजा का प्रावधान किया गया। और ये अधिनियम कब बना, 1988 में। लेकिन 2018 में इसमें एक संशोधन किया गया, 2018 में एक यहाँ पे संशोधन किया गया। और इस संशोधन के माध्यम से, इस अमेंडमेंट के माध्यम से एक सेक्शन जो है 17, उसमें A ऐड किया गया। मतलब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो सेक्शन 17 है, इसमें एक संशोधन किया गया, A जोड़ा गया। और ऐसा बोला गया कि कोई भी जो ऑफिसर है, इस ऑफिसर के खिलाफ अगर आपको कोई भी इंक्वायरी शुरू करनी है, तो इंक्वायरी शुरू करने से पहले आपको उसको सूचना देनी पड़ेगी। मतलब आपको उसको बताना पड़ेगा कि हम आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। और इसी के साथ में एक प्रावधान और किया गया कि रिश्वत देने वाला जो व्यक्ति है, मतलब जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति भी यहाँ पर अपराधी माना जाएगा और उसके लिए भी सजा की प्रावधान यहाँ पे की गई, उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जो 2 जज हैं, वो दोनों जजों के जो वर्डिक्ट हैं इस पे अलग अलग हैं। इसने क्या वर्डिक्ट दिया है, पहले इसको समझते हैं और फिर इसके सारे जो डिमेंशन है, सारे डिमेंशन को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इस मुद्दे को देख लीजिए। मुद्दा क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A की संवैधानिक वैधता पर विभाजित फैसला दिया है। कैसा दिया है, विभाजित फैसला। यह धारा किसी लोक सेवक के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अनिवार्य बनाती है। यह प्रावधान 2018 के संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। यह धारा कहती है कि आप जब किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई केस शुरू कर रहे हैं, कोई भी केस शुरू कर रहे हैं, तो उस केस को शुरू करने से पहले आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उस व्यक्ति ने परमिशन नहीं दी है तो फिर ये जो काम है, मतलब ये जो आप प्रोसेस कर रहे हैं, ये प्रोसेस नहीं हो सकती। आप सोचिए, ये तो किस तरीके की बात है। आप चोर से बोल रहे हैं कि आपको क्या सज़ा दी जाए, वो कह रहा है मुझे कश्मीर ट्रिप जाने की सज़ा दी जाए। तो
ये जो प्रावधान है इसी को लेकर बहस चल रही थी, और इसकी जो लीगलिटी है, इसकी जो वैधानिकता है, उसको यहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना था। अब इस धारा के जो पक्ष है, उस पक्ष में देखो फैसला क्या देते हैं कि 17A भ्रष्टाचार के मामले में निष्पक्ष जांच में बाधा डालती है, या यह ईमानदार अधिकारियों को दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से सुरक्षा प्रदान करती है। मतलब इसके दो मसले हैं। पहला मसला ये है कि क्या ये निष्पक्ष जांच में बाधा डाल रही है, और दूसरा ये कहा जाता है कि जैसे बहुत सारे ऑनेस्ट ऑफिसर होते हैं, उन ऑनेस्ट ऑफिसरों पर आरोप लगाए जाते हैं, फॉल्स एलिगेशन लगाए जाते हैं, तो क्या ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है? आप इस बात को समझिए, इस देश में करप्शन एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि कोई व्यक्ति ईमानदार है, उस पर कोई उल्टे सीधे एलिगेशन लगाएगा तो सीधे सजा तो नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन इस प्रावधान ने ये जरूर कर दिया है कि जब किसी अधिकारी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जाती है तो उसको पता चल जाता है कि वो नज़र में आ गया है, और वो संबंधित जितने भी प्रूफ हैं, जितने भी एविडेंस हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय करने की, ख़त्म करने की, या केस को कमज़ोर करने की कोशिश जरूर कर सकता है। मतलब मेरी समझ में मुझे यही लगता है कि 17A जो है ये कहीं ना कहीं अधिकारियों के लिए एक कवच बन के काम करती है, एक प्रोटेक्शन के तौर पे काम करती है। क्योंकि आपने मुझे बता दिया भाई आपने ऐसा कुछ किया है क्या, तो मैं उससे संबंधित सारे के सारे जो प्रूफ हैं, उन सभी प्रूफों को या तो ख़त्म करने की कोशिश करूंगा, या उसको कैसे भी करके डाइवर्ट करने की कोशिश करूंगा। सीधी बात यहाँ पे समझ में आती। अब जजेस ने बेटा यहाँ पर क्या बोला है, आप इसको समझो। न्यायमूर्ति जो वीवी नागरत्ना है, इनका दृष्टिकोण ये है कि धारा 17A को असंवैधानिक माना, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, बिल्कुल माना जाना चाहिए। उनके अनुसार ये प्रावधान भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण प्रदान करती है, इनको प्रोटेक्शन देती है। पूर्व अनुमति की शर्त जांच प्रक्रिया को बाधित करती है, इससे भ्रष्टाचार के मामले में साक्ष्य नष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है, और यह कानून उद्देश्य के विपरीत है और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। बिल्कुल करता है समानता के अधिकार का उल्लंघन। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया है कि जो आर्टिकल 14 है, इस आर्टिकल 14 का ये वायलेशन कर रहा है। कानून जो है ये निष्पक्ष होने चाहिए। किसी की परमिशन से कहीं भी जांच इंक्वायरी करना ये पूरे तरीके से बेहदकारी है। जैसे कोई व्यक्ति ने अपराध किया है, तो इससे बढ़िया तो फिर आप क्रिमिनल को बताओ, पहले सूचना दो, भैया हम आपको अरेस्ट करने आने वाले हैं। आपको लगता है कि क्रिमिनल अलाउ करेगा? हाँ भैया आ जाओ, परमिशन दे दी हमने। तो ये तो डायरेक्टली जो आर्टिकल 14 है, इस आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 आपसे क्या कहता है? ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता की बात करता है, और कानून कहता है कि सभी लोग समान हैं। पर 17A क्या कर रही है? जो ऑफिशियल्स हैं, इन ऑफिसर्स को ऊपर रख रही है, एक एज दे रही है अलग से, बाकी सामान्य लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। और ये जस्टिस बीवी नागरत्ना का स्टेटमेंट है, और उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है कि ये नहीं होना चाहिए, इसको तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। और मैं इनकी राय से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों के हालात आपको भी पता है। मैं पढ़ाता ही इसी फील्ड के लिए हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसा शब्द बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस देश को जहाँ खड़ा है, यहाँ से पीछे ले जाने में या इस देश को आगे ले जाने में कौन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, पर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। मेरी बात बुरी लग सकती, पर ये सच्चाई है। लेकिन दूसरे न्यायमूर्ति वी जो विश्वनाथन है, इनका दृष्टिकोण धारा 17A को सशर्त रूप से संवैधानिक माना। उनके अनुसार इस प्रावधान का उद्देश्य ईमानदार अधिकारियों को डर के माहौल से बचाना, नीतिगत निर्णय लेने वाले अधिकारियों को संरक्षण मिलना आवश्यक है। लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए। यदि स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रारंभिक जांच होती है तो इस प्रावधान का दुरुपयोग रोका जा सकता है। अब ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कोई ईमानदार व्यक्ति सही तरीके से जांच करेगा तो फिर जांच सही तरीके से होगी। लेकिन आप उस खतरनाक स्थिति को सोचिए ना कि एंटी करप्शन एक्ट की या एंटी करप्शन टीम गई करप्शन की जांच करने के लिए, और बाद में पता चला कि वो सेटलमेंट करके आ गई है। तो ये उम्मीद करना कि कोई भी व्यक्ति पूरे तरीके से इंडिपेंडेंट होकर पूरे तरीके से निष्पक्ष तरीके से जांच करेगा, ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि हम लोगों को वो आदत हो गई है उस चीज़ की। अब उससे बाहर आने में बहुत समय लगेगा। तो इनका जो कहना है ये ठीक है, ये मतलब एक आइडियल स्टेट की बात कर रहे हैं कि ऐसी आइडियल सिचुएशन हो सकती है। पर जो बीबी नागरत्ना जो कह रही है बिल्कुल सही है कि ये इंक्वायरी में एक बैरियर है। कोई भी ऐसी एजेंसी जो
करप्शन से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करती है, आप उसकी पावर को लिमिटेड कर रहे हो, वो सही तरीके से इंक्वायरी नहीं कर पा रही है और ये गलत है, ये पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब जब दोनों के बीच में यहाँ पर स्प्लिट हो गया है, तो स्प्लिट होने की स्थिति क्या है? देखो, या तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती जिसमें हम ऑड नंबर में जज होते, 3 होते, 5 होते, 7 होते, वहाँ बहुमत से फैसला लिया जाता था। ये तो सामान्य बेंच जिसमें 2 ही जजों को शामिल किया गया था, दोनों स्प्लिट हो गए, तो फाइनल वर्डिक्ट इस पर नहीं आएगा। अब ये हायर बेंच के पास जाएगी, सीजीआई को ये ट्रांसफर कर दी है, अब सीजीआई एक बेंच का गठन करेंगे, फिर इस पर डिस्कशन होगा और उसके बाद इस पर फैसला आएगा। लेकिन सोचने वाली बात है, आरक्षण की कितनी भ्रष्टाचार की कितनी भयावह स्थिति होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था के जज उस पर एक मत नहीं हो पा रहे हैं, एक राय नहीं हो पा रहे हैं, और भ्रष्टाचार की कितनी खतरनाक स्थिति को उजागर करती है। आप लोगों से निवेदन है, इस देश में हम जन्मे हैं, इस देश ने हमको सब कुछ दिया है, कल आप लोग प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, कोशिश कीजिएगा कि जो है जितना है उसमें बेहतर तरीके से रहे। सब कुछ मिलता है, गाड़ी मिलती है, बंगला मिलता है, पैसा मिलता है, फैसिलिटी मिलती है, स्टेटस मिलता है, रुतबा मिलता है, फिर क्यों जब राजा बन रहे हैं तो क्यों चोरों वाला काम करना है? फिर उनमें और आप में क्या अंतर होगा? तो 150 रुपए की चोरी करते हैं, आप लाख करोड़ की चोरी करते हैं। मेरी बातें खराब लग सकती हैं, कड़वी लग सकती हैं, हकीकत यही है। हर कोई प्रशासनिक अधिकारी से लेकर राजनीति तक जो एक चीज़ सब में कॉमन पाई जाएगी वो यही पाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे होते हैं, कुछ लोग बहुत ईमानदार भी होते हैं, बहुत ऑनेस्ट भी होते हैं, अपना जीवन लगा देते हैं, ट्रांसफर पे ट्रांसफर देखते रहते हैं, लेकिन अपनी वैल्यू से कभी भी समझौता नहीं करते। घर परिवार सबको परेशानी देखने को मिलती है, पर अपनी वैल्यूज पे बने रहते हैं। ऐसे सबको बनना है। अब इसका फैसला कौन देगा? इसका फैसला देंगे सीजीआई, या जो हायर बेंच बनेगी वो हायर बेंच के द्वारा। लेकिन इस पर सुनवाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो करप्शन एजेंसीज हैं, एंटी करप्शन जो एजेंसीज हैं जो इन मामलों की जांच करती हैं, उनकी पावर को काफ़ी कमज़ोर करता है, ये तो मुझे लगता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो भारत में एक करप्शन को लेकर बड़ी खतरनाक स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसका फैसला देखो बेटा कहाँ पर आएगा? इसका फैसला आएगा हायर बेंच के द्वारा। एक हायर बेंच यहाँ पे बनेगी और उस हायर बेंच के द्वारा इसको क्या किया जाएगा बेटा? इसको अब थोड़ा सा चेक किया जाएगा, और जो हमारे सीजीआई हैं जस्टिस जो सूर्यकांत जी, अब देखो वो इस पर वर्डिक्ट देंगे। वर्डिक्ट कब आता है, कैसा आता है, जब भी आएगा आपसे डिस्कस जरूर किया जाएगा, लेकिन आप अपनी राय यहाँ पे हमको जरूर दीजिएगा। अब एक सवाल आपके मन में चलता होगा, सर भ्रष्टाचार क्या है? देखो बच्चे, भ्रष्टाचार का मतलब हम लोगों को जो लगता है ना, जो करप्शन है, इस करप्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने पैसा ले लिया है। इस करप्शन के ढेर सारे मायने हैं, ढेर सारे मायने। जब आप इसकी बारीक परिभाषा पे चले जाते हैं, मतलब जब आप इसको सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं, तो हर एक एक्टिविटी आपको करप्शन ही देखने को मिलेगी। सिर्फ रिश्वत देना नहीं होता, सिर्फ ब्रेवरी नहीं होती, ब्राइब लेना सिर्फ आपके पास करप्शन नहीं होता। और इसको बहादुरी तो मैं कभी कह ही नहीं सकता हूँ कि भाई अपना और बहादुरी कर दी। आप ऑफिस लेट जाते हैं, ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं, ये भी करप्शन है। एक गाड़ी, एक व्हीकल जिसमें भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, वो आपकी फैसिलिटी के लिए, आपकी ज़रूरत के लिए कि आप ऑफिस आएँ, ऑफिस से घर आएँ। आप उसमें अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को घुमाते हैं। दिस इज़ दी ऑल्सो करप्शन। हाँ, आप इमरजेंसी सिचुएशन में आपने इसका यूज़ कर लिया है तो वो चलेगा। मतलब ऐसे वैल्यूज़ तो ये कहती हैं कि उस समय भी यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन आपातकालीन स्थिति में जैसे किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है, किसी को मदद करनी है, उस स्थिति में आपने यूज़ कर लिया तो चलेगा। पर ऐसा नहीं, जो आप अपनी पावर का यूज़ करके छोटे मोटे काम भी करा लेते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बेटा इसमें आती हैं करप्शन के अंतर्गत। इसका बहुत बड़ा मायना है। आप अपनी ड्यूटी पर हैं और किसी इंडिविजुअल के साथ गए हुए हैं और उसके साथ आपने चाय पी ली है, उसके 5 रुपए की, 10 रुपए की, ये भी एक करप्शन का कृत्य है। क्योंकि हो सकता है कि वो जाने अनजाने में आपका कोई फेवर लेने की कोशिश कर रहा हो, इसलिए आपको चाय पिला रहा हो। करप्शन बहुत बड़ा है। जब इसकी बारीकी को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने ऐसे अपराध हो रहे हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिर उसका फ़ायदा उठाई जाता है। करप्शन को ख़त्म करने के लिए हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 बनाया है। आप सबको पता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये जो हमारी जांच एजेंसीज होती हैं, चाहे वो सीबीसी हो, सीबीआई हो, ठीक है, इन सबको पावर देती है कि भैया आप जाइए और जाकर करप्शन के मामलों को चेक कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ में हमने 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त के यहाँ पे नियुक्ति कर दी है।
2013 में हमने क्या कर दिया, एक तो लोकपाल अपॉइंट कर दिया, लोकपाल देश के लिए, और एक हमने लोकायुक्त जो हैं उन लोकायुक्त को अपॉइंट कर दिया। कब ये किया है हमने, मतलब जो एक्ट है, ये एक्ट तो बच्चे आपका 2013 का है, लोकपाल एंड लोकायुक्त, बट ये जो प्रभावी हो पाया, इनकी जो नियुक्ति हो पाई, ये कब हो पाई, 2018 में। लेकिन 2018 के बाद से मैंने अभी तक एक भी ऐसा काम नहीं देखा जो लोकपाल और लोकायुक्त ने किया हो और ये बताया हो कि देश में इस चीज़ में करप्शन हो रहा है। क्योंकि इन पदों पर जो नियुक्त होने वाले लोग हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, इन सरकार करती है, और जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया है वो रिवॉर्ड ही चाहेगा। क्यों ऐसी हरकतें करें कि जल्दी ही उसको पद से हटाया जाए, पर ये बहुत गलत है। अपनी पद की शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, करप्शन के ढेर सारे मामले हैं उनको उजागर करना चाहिए, और जो भी अपराधी उनको कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पर देना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने एक आरटीआई एक्ट भी बनाया था 2005 में, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये 2005 का है। ये हमारी सरकार के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए हैं कि यहाँ पर जो सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19 जो 1 है, इस 19(1) का जो ए है इसके अंतर्गत। लेकिन ये सब कागजों में बनी हुई चीज़ें हैं, धरातल पर उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता। मैंने आपको पहले ही बताया कि करप्शन के मामलों की जांच करने के लिए टीम गई और टीम सेटलमेंट करके आ गई है। इतनी भयावह स्थिति हो सकती है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। काश मूवियों में जो दिखाया जाता है ऐसा हकीकत में रेट पड़ती हो, हकीकत में इस तरीके से एजेंसी काम करे, उस दिन ये देश की हालत पूरे तरीके से बदल जाएगी। आपको क्या लगता है, आपके आसपास ऐसा कुछ घटित हुआ हो तो अपनी राय यहाँ पर जरूर दीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर से आपके लिए वही खबर है कि आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये कोर्सेज चल रहे हैं, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। उससे जुड़ने के लिए ये टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए और आपकी प्रिपरेशन को बेहतर करते हैं। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।